Hello students, from this video we are going to start the subject economics for class 12th. क्लास 12 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है जिसमें आप एनसीईआरटी का सिलेबस में पढ़ेंगे और इस एनसीईआरटी के सिलेबस में जो मेनली दो बुक है अपने पास, दे आर टू बुक्स इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th फॉर क्लास 12th. फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये तो थोड़ा दूर की आगे की बात हो जाती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है. सबसे पहली बात ये है, हमें यहाँ पर समझना होगा इकोनॉमिक्स क्या है. व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के बारे में आपने चैप्टर जो पढ़े थे वो क्लास 11th में, उसमें हमने समझा होगा कि इकोनॉमिक्स को हम जनरली कहते क्या है. व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. अब हम यहाँ पर इसकी बेसिक्स को लेते हुए समझेंगे. आपने क्लास 11th में स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है एनसीईआरटी के सिलेबस में, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है. तो जनरली उसमें इकोनॉमिक्स क्या है उसको डिफाइन करके आगे फिर इंडियन इकोनॉमी क्या है और आगे जाके फिर स्टेटिस्टिक्स से जो रिलेटेड लॉज हैं, थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं, डेटा सैम्पलिंग, ये सब आपने उसमें स्टडी किया है. पर यहाँ क्लास 12th में जो हम इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं वो टोटली थियोरेटिकल है. मतलब प्रैक्टिकल में एक कंज्यूमर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, या कोई फर्म है, या एक पूरी अपनी कंट्री है, प्रैक्टिकल में उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कैसे करते हैं. यानी एक इकोनॉमिस्ट जो होता है वो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करता है, उसके बारे में हम यहाँ पर क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ते हैं. और जैसे मैंने बताया क्लास 12 के सिलेबस को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. जनरली हम इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, कैसे इसको समझा सकते हैं. जैसे कि आप देखने आपके सामने डेफिनेशन है, उसको हम यहाँ पर रीड करते हैं एक बार. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट स्टडीज डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कौन कौन सी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द लेवल ऑफ द कंट्री एज अ होल. ध्यान रखना, यहाँ पर पूरी कंट्री लेवल पर बात कर रहे हैं. तो मेनली यहाँ पर दो बातें क्या आ गई अपने पास. एक तो ये कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल लेवल पर किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम किया जाता है, ठीक है, उससे रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन से लॉज हैं, और प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं. अब बात आती है कि इंडिविजुअल लेवल पर. अब एक इंडिविजुअल कौन होता है. इंडिविजुअल कोई भी एक फर्म हो सकता है, एक प्रोड्यूसर हो सकता है, एक कंज्यूमर हो सकती है ना. कंज्यूमर हो सकता है, कंज्यूमर हो सकती है, दोनों हो सकती है, ही शी दोनों हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो बात यहाँ पर ये है कि इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या फर्म प्रॉफिट को और सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कैसे करेंगे. यानी कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास इनकम लिमिटेड है. उस लिमिटेड इनकम में से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे अर्न करना है. यानी किस प्रकार से अपने पास जो पड़ी इनकम है उसको किस प्रकार से वो खर्च करें ताकि उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है. फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोड्यूसर से रिलेटेड. अब प्रोड्यूसर रिलेटेड तो थ्योरीज हैं, लॉज हैं, उनमें हम यहाँ पर समझते हैं कि एक प्रोड्यूसर अपने लिमिटेड फंड्स और रिसोर्सेज की हेल्प से किस प्रकार से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, ये बात यहाँ पर आती है. एंड कौन कौन सी उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के सामने आती है, उनका सॉल्यूशंस क्या है इकोनॉमी में, और किस प्रकार से एक प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहिए. यानी उसको किस आउटपुट लेवल पर रहे वो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकता है. तो इंडिविजुअल लेवल पर बात आ गई. एक तो सेटिस्फेक्शन कैसे मैक्सिमम किया जाएगा, दूसरा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम किया जाएगा. उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर स्टडी करना, ठीक है. कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करना है, जो सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर रही हो इंडिविजुअल लेवल पर या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमम कर रही हो. ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल की. अब हम बात करते हैं होल लेवल की, कंट्री लेवल की. तो उसमें बात आती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, यानी किस प्रकार से सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम किया जाएगा कंट्री लेवल पर. कंट्री लेवल पर प्रॉफिट कमाना किसी कंट्री की गवर्नमेंट का मोटो नहीं होता है. कोई भी कंट्री होती है उसका मेन मोटो जो होता है कैसे जो लिमिटेड इनकम है उस लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम वेलफेयर जो है लोगों को प्रोवाइड कर सके, अपनी कंट्री के पीपल्स को प्रोवाइड कर सके. ये सबसे मेन बड़ा गोल होता है. तो आगे बात समझ में इकोनॉमिक्स है क्या है.
Simply, economics studies those economic problems which relates to maximization of satisfaction and profit at the individual level and maximization of social welfare at the country as a whole. मतलब हम पूरी कंट्री लेवल बात करें तो किस प्रकार से वेलफेयर को मैक्सिमम किया जाएगा, इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो किस प्रकार से सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट को मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं जो या तो सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करें या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमम करें या फिर कंट्री लेवल पर सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करें। एक बात ध्यान रखना बेटा, अब हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ तो बेसिकली हमें बात यहाँ पर समझनी है कि एक इंडिविजुअल होता है, जैसे हम परिवार की बात करें, परिवार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं अपने आसपास की सोसाइटी से, सोसाइटी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अफेक्ट होती है पूरी कंट्री लेवल से। पर इन सब में डिफरेंस है। हम सोसाइटी, एक छोटे समाज या इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो वो उनका नेचर कुछ अलग हो जाता है, और जब हम होल लेवल की बात करते हैं, कंट्री लेवल की जो प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसकी स्टडी करते हैं तो उसकी तो नेचर से वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो आगे जाके हम समझेंगे किस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग है, हम कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहली बात, यहाँ पर जो वर्ड आया है कौन सा, अभी हमने देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो दीज आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। अब ये ध्यान रखना, स्केर्स का मतलब क्या होता है। स्केर्स का मतलब होता है कमी, यानी हम आगे वैसे यहाँ पर डेफिनेशन आएगी तो मैं आप बता देता हूँ स्केर्स रिसोर्सेज, क्योंकि एक वर्ड आया स्केर्स यहाँ पर। स्केर्स का मतलब क्या है? स्केर्स का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी या सर्विस या कोई भी आइटम हो, उस आइटम की कमी उसके सप्लाई के एवज में, यानी उस मतलब उसकी डिमांड के एवज में उसकी सप्लाई कम हो, डिमांड उसकी ज़्यादा हो, सप्लाई उसकी कम हो, तो उसको हम यहाँ पर स्केर्स कहेंगे। जैसे कि कोरोना काल में देख रहे हैं, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन लगता था उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी पर उसका प्रोडक्शन कम था, उसकी सप्लाई कम थी, यानी वो स्केर्स थे। ठीक है, हॉस्पिटल बहुत कम मिल रहे थे कोविड के लिए, तो वो यहाँ पर स्केर्स थे। तो स्केर्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कमी, दुर्लभ, जो बहुत कम हो डिमांड के एवज में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अपने पास जो वर्ड आया है स्केर्स, उसका मतलब क्या है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, अब स्केर्स रिसोर्सेज, दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। मतलब हम किसी भी एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहेंगे जो स्केर्स रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, बस ये ध्यान रखना है। रिसोर्सेज, अपने जेब में पड़ा पैसा रिसोर्स है, क्योंकि हम उससे कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए फंड या उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए रिसोर्स हैं, क्योंकि उनकी हेल्प से वो प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, फिर हम कंट्री लेवल की बात करते हैं तो कंट्री लेवल पर जो नेशनल इनकम है, वो नेशनल इनकम पूरी कंट्री के लिए रिसोर्स है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही कंट्री में जो सोशल वेलफेयर का जो एम है, मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव किया जाता है। ठीक है, तो अब इन सब में से कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं? तो प्रोडक्शन, एक्सचेंज, देख रहे हैं आप यहाँ पर, प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, कंजप्शन है और इन्वेस्टमेंट है। इन चारों को यहाँ पर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है। पर इन चारों में भी वापस हम क्या देख रहे हैं? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन, ये इन चारों में से भी सबसे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ये ध्यान रखना, इन चारों में से भी जो है ये तीनों कौन कौन सी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन, ये बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती है। अब प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से ही होता है। मतलब जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ा होगा आपने 11th में, 4 प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो होते हैं स्कैर्स। ठीक है, एक्सचेंज मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन को, उसके बदले में जो इनकम आई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या फिर एक गुड के बदले दूसरी गुड के जो डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सचेंज वो कैसे हो रहा है, तो वो भी यहाँ पर लिमिटेशन ही है बात। कंजप्शन में हम बात करते हैं जो भी क्वांटिटी हम यहाँ पर परचेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो यानी परचेस करने के लिए अपने पास जो फंड है, इनकम है, वो स्केर्स होती है। और इन्वेस्टमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है।
हर एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए जो फंड होता है, बैंकों में जो फंड आता है, हम जो सेविंग करते हैं, हम जो पैसा सेव करके बैंकों में डालते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, वो पैसा बैंक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लोगों को या इंडस्ट्रियलिस्ट को, फर्मों को वो पैसा उधार देता है, ठीक है, लैंड करता है। इसलिए यहाँ पर ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। और मैंने भी आपको बताया इन सब में से जो सबसे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट है प्रोडक्शन, फिर एक्सचेंज एंड कंजप्शन, ठीक है, ये सबसे बेसिक यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। गुड्स सर्विसेज आर अमॉन्ग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ दीज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज एवरी सोसाइटी, ध्यान रखना, एवरी सोसाइटी, थोड़ा सा, हाँ, एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस scarcity of resources, made it is scarcity of resources that gives rise the problem of choice। अब हर एक सोसाइटी को या कंट्री को इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, उन रिसोर्सेज की स्कैसिटी, कमी का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया है कि अपने पास इनकम कम है कंजप्शन के लिए, प्रोड्यूसर के पास फंड कम है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है, ठीक है। एक्सचेंज की बात करें, नेशनल इनकम जो अपने पास जनरेट होती है उसको एक्सचेंज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स। जो नेशनल इनकम होती है उस नेशनल इनकम को वेलफेयर मोटो से अलग अलग प्लान में खर्च करते हैं, इसको हम एक्सचेंज में इंक्लूड करते हैं। तो किस प्रकार से नेशनल इनकम लिमिटेड होती है वो हमने देखा है, इनकम किसी कंज्यूमर के लिए लिमिटेड होती है वो हमने देखा है, प्रोड्यूसर के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी रिसोर्सेज है वो स्केर्स है। हर एक सोसाइटी को, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई भी पूरी कंट्री हो या पूरी सोसाइटी हो, हर एक को स्केर्सिटी का सामना करना ही पड़ता है। स्केर्सिटी मतलब कमी का। किसकी स्केर्सिटी? रिसोर्सेज की। यानी रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज वो आइटम हैं जो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फुलफिल करते हैं। आगे डेफिनेशन आएगी, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पर। इंडिविजुअल किसे कहते हैं, स्केर्सिटी क्या है, इंडिविजुअल क्या है, ठीक है, रिसोर्सेज किसे कहते हैं, इन सब की डेफिनेशन यहाँ पर है। देखते हैं आगे अपन। तो कुल मिलाकर बात क्या हमने समझा कि इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में किन की स्टडी करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है वो हमने यहाँ पर देख लिया है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है सामने? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। और जब स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो तब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, स्केर्सिटी मतलब बात यह है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और उसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट ए यूज़ हो सकता है आप नोटबुक परचेज करें, या फिर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करें, या अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट लें। तो इन तीनों में से आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि ये जो 100 रुपये हैं, 100 रुपीज़ हैं, उन 100 रुपीज़ को विच नीड, कौन सी ज़रूरत में आपको पूरा करना है। या आप नोटबुक परचेज करते हैं, क्या आप यहाँ पर किसी प्रकार से कोई अब बताया मैंने मोबाइल रिचार्ज करा रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी, चॉइस का सामना करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। यानी इन 100 रुपये का खर्च आप कहाँ करें, ये मेन बात आती है। इस 100 रुपये जो दे रखा है, इस 100 रुपये का यूज़ जो है कहाँ किया जाएगा, वो सबसे पहले और मेन बात है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 100 रुपये कहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। इसके 3 यूजेस हैं, मैंने अभी आपको बताया। इन तीनों यूजेस में कहाँ पर हमें यहाँ पर अपने पैसे को लगाना है, यानी अपने पास जो रिसोर्स है वो कम है, वो स्कैर्स है, उस स्कैर्स रिसोर्सेस को हम अपनी डिफरेंट नीड्स में एलोकेट करेंगे। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। हमें यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी कि हम अपना जो यूज़ ए है उसको फुलफिल करें, बी को फुलफिल करें, या फिर सी को फुलफिल करें, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्कैर्सिटी रिसोर्सेस है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को जनरेट करती है। तो बेटा अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है। आपके लिए नया सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ। बेसिक्स से अच्छे से देखिएगा। आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को भी आपको पढ़ना है। हालांकि वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं सब मिक्स है, पैराग्राफ एक कहानी के रूप स्टोरी वाइज चलते हैं, पर उसको भी आपको एक बार स्टडी करना है। इन नोट्स को आपको पढ़ना है, अच्छे से देखना है, समझना है, और जो भी एनसीईआरटी की बुक है आपको परचेस कर लेना है। और फिर बाद में आपको बुक को भी देखना है,
पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट उसमें हैं। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो रिसोर्स होते हैं वो स्केर्स हैं और उसके कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज होती है। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाइड किसने किया, किसने बताया था? तो रॉबिन्स प्रेजेंटेड, देखना आप यहाँ पर, रॉबिन्स presented the concept of scarcity in his book An Essay on the Nature and Significance of Economic Science in 1932। सबसे पहले 1932 में रॉबिन्स ने इसके बारे में बताया था, जो उनकी बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसमें उन्होंने बताया था कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है वो स्कैर्सिटी के कारण होती है। जो भी रिसोर्सेज हैं वो अपने पास स्कैर्स हैं, रिसोर्सेज कम हैं, दुर्लभ हैं, उनकी स्कैर्सिटी है, इसलिए हमें यहाँ पर चुनाव करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है वो अराइज होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विसेज आया था। अब गुड्स एंड सर्विसेज होते क्या हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर जो भी कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है, परचेस करता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। वैसे आपके एनसीईआरटी बुक में आप देखना इस फर्स्ट पेज पे नीचे ये सभी डेफिनेशन है, मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में दे दिए ताकि आपको पढ़ने में फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, गुड्स क्या होती है। बाय गुड्स वी मीन्स फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स यूज टू सेटिस्फाई पीपल्स वांट्स एंड नीड्स। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं, कपड़े हो गए, फूड आइटम हो गए, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सभी आइटम गुड्स कहलाती है। ओके, तो द टर्म गुड्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द टर्म सर्विसेज विच कैप्चर्स द इंटेजिबल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स एंड नीड्स। अब बात आती है, हम सर्विस की बात करते हैं, तो सर्विस ये क्या होती है, ये सभी इंटेजिबल गुड्स होती हैं, मतलब हम इसको देख नहीं सकते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं, उनका फ़ायदा ले सकते हैं, उनका डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू फूड आइटम्स एंड क्लोथ्स विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स वी कैन थिंक ऑफ टास्क दैट डॉक्टर्स एंड टीचर्स परफॉर्म फॉर अस एज एग्जाम्पल्स ऑफ सर्विसेज। मतलब फूड आइटम और क्लॉथ्स ये तो हो जाएंगे टेंजिबल आइटम्स, गुड्स हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ जो भी सर्विसेज हैं, किनकी, डॉक्टर्स की हो गई, टीचर्स की हो गई, वो सभी इंटेंजिबल गुड्स हैं और वो सभी सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा देखिए इसको वापस वीडियो को बैक में जाना, समझना, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल, अब हम यहाँ पर स्टडी की कि इंडिविजुअल लेवल पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, इंडिविजुअल लेवल पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल? मतलब इंडिविजुअल व्यक्तिगत, इंडिविजुअल को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब क्या है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। तो बाय इंडिविजुअल वी मीन एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। अ डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप लाइक अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बात यह है कि जो भी डिसीजन मेकिंग यूनिट जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन मतलब पैसा खर्च करने से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उन इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सपेंड एलोकेट करने से रिलेटेड हैं, उन सभी को हम इंडिविजुअल बोलते हैं। मतलब जो इंडिविजुअल यूनिट हो गया, जो सिंगल यूनिट है, चाहे वो कोई ग्रुप हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या कोई फर्म हो सकती है, वो भी हम देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे कि सेबी है या फिर आरबीआई है, ये भी यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट आ जाएगी। मगर ये पूरे कंट्री लेवल पर करते हैं, इंडिया की कंट्री लेवल पर काम करते हैं, इसलिए इनको हम यहाँ पर इंडिविजुअल के काउंट नहीं करके किस में काउंट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। क्यों करते हैं आगे पढ़ेंगे। रिसोर्सेज, अब स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बार बार ये वर्ड आ रहा था। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? तो बाय रिसोर्सेज वी मीन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, टूल्स एंड मशीनरी। मतलब वो आइटम्स जो किसी दूसरी कमोडिटी, दूसरी गुड के को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, यूज़ में आते हैं। और किसी दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में आप देख रहे हैं जैसे कौन कौन से गुड्स यूज़ होती है, लैंड यूज़ होती है, लेबर यूज़ होती है, टूल्स यूज़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के मशीनरी यूज़ होती है, ठीक है, या फिर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो भी रिसोर्सेज ही हैं। नेक्स्ट आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि हर एक पर्सन को, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है या कंट्री है, उनको अपने पास पड़े रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। एलोकेट का मतलब होता है लगाना, अलग अलग पार्ट में उनको डिवोट करना। तो कैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन समझते हैं।
तो बाय एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वी मीन हाउ मच ऑफ विच रिसोर्सेज इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बात साफ है यहाँ पर कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन गुड्स और सर्विसेज में कितना कितना लैंड लेबर कैपिटल हम यहाँ पर लगा रहे हैं। मतलब जैसे कि एक प्रोड्यूसर जो टेबल और चेयर दोनों बनाता है तो टेबल के लिए कितने लेबर वो यूज करेगा और चेयर के लिए कितने लेबर लगाएगा, तो वो कहलाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कितना फंड टेबल पे लगाएगा, कितना फंड वो चेयर पे लगाएगा, वो कहलाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया। जो डेफिनेशन, जो छोटे छोटे टर्म्स, जो वर्ड्स बीच में आ रहे थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करता है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, वो हमने समझा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण, और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसके रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, कम हैं, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। क्यों होती है वो हम यहाँ पर समझते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। तो रॉबिन्स बता रहे थे कि रॉबिन्स ने 1933 में, आई थिंक 1933 देख लेते हैं, हाँ 32 सॉरी, रॉबिन्स की जो 1932 में जो बुक थी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 में उन्होंने स्कैरसिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इसके बारे में सबसे पहले बताया था। तो रॉबिन्स महोदय क्या कहते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर रॉबिन्स क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, एक तो सबसे पहले उन्होंने बताया साइंस है। वो क्या स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, यानी मानव जो व्यवहार करता है, ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी करता है। किससे रिलेटेड है, बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स ऑफ रिसोर्सेज। एंड्स एंड स्केर्स मीन्स, एंड्स मतलब अपनी जो नीड्स हैं, अपने जो गोल हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, हम जो उनको पूरा करना चाह रहे हैं वो, और स्केर्स मीन्स मतलब उन उद्देश्यों को, उन नीड्स को, उन गोल्स को पूरा करने के पास जो मीन्स है, रिसोर्सेस हैं, चाहे वो फंड हो सकता है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, वो इनकम हो सकती है, नेशनल इनकम हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने बताया। यानी किस प्रकार से हम उन स्केर्स मीन्स को, स्केर्स रिसोर्सेस को, जो कि अल्टरनेटिव यूजेस वाले, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर वापस कि जो रिसोर्सेज है वो उनके अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 100 रुपये वाला, 100 रुपीज़ वाला, उसके अलग अलग यूजेस थे, सिंगल यूज नहीं था। अगर सिंगल यूज होता, उन 100 रुपये का यूज सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिचार्ज में ही काम आता है, तो आपको दूसरा किसी प्रकार से चॉइस की सामना करना ही नहीं पड़ता, आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम चॉइस सामने आती भी नहीं। बात यहाँ पर ये आती है कि जो पैसा होता है, जो मनी है, उसके बहुत सारे यूजेस है। आप जानते हैं हम हर प्रकार की गुड्स सर्विस उनसे परचेस कर सकते हैं, किसी प्रकार के सर्विस कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रॉब्लम जो है चॉइस की, वो उसका फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। अगर सिंगल यूज होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बात क्या आती, रॉबिन्स ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने बुक में सबसे पहले इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन किया था, उन्हें क्या था कि हम इकोनॉमिक्स, पहली बात तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज साइंस। ओके, साइंस तो है पर उसमें क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की। किससे रिलेटेड, एंड्स एंड लिमिटेड मीन्स, स्केर्स मीन्स, एंड्स मतलब अपनी जो नीड्स हैं वो, और नीड्स को पूरा करने की जो स्केर्स रिसोर्सेज है, स्केर्स मीन्स हैं। और वापस वो स्केर्स रिसोर्सेज क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस वाले हैं। तो समस्या अपने सामने क्या आती है कि इकोनॉमिक्स में एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, उनके अल्टरनेटिव यूजेस, एक तो कम है, दूसरा उनके यूजेस अलग अलग हैं। तब एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर या फिर एक कंट्री लेवल पर किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है। हम कंट्री लेवल की बात करें तो नेशनल इनकम लिमिटेड है हर एक कंट्री की। जनरली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर अपने पास जो नेशनल इनकम है बहुत कम है, और उस नेशनल इनकम को से जो टारगेट है वो बहुत सारे हैं, हमें पूरे करने हैं। हमें हेल्थ देनी, एजुकेशन देनी, डिफेंस पे खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है, डेवलपिंग प्रोजेक्ट जनरेट करने हैं, नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करनी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। कैसे होगा, इनकम तो लिमिटेड है ना। तो अब यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी कि उस लिमिटेड मीन्स से, लिमिटेड रिसोर्स से कैसे, कहाँ कहाँ, कितना कितना पैसा लगाएं, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या होल लेवल का हो। ये बताया था एक रॉबिन्स ने। थोड़ा ज़्यादा हो गया है पर क्या करें, अगर समझोगे अभी बेसिक्स तो आगे आपको अच्छा रहेगा। नहीं समझ में आया तो वापस एक बार पीछे जाओ, वीडियो को वापस प्ले करो, समझ में जरूर आ जाएगा। अब स्कैरसिटी मैंने आपको पहले बताया, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी होना,
तो जनरली इसका डेफिनेशन देखते हैं। स्कैरसिटी, व्हाट इज स्कैरसिटी? इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर अ गुड एक्सीड्स सप्लाई इवन एट अ जीरो प्राइस। मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी कमोडिटी या आइटम की सप्लाई उसकी डिमांड से बहुत कम हो, चाहे जीरो प्राइस ही क्यों ना हो। जीरो प्राइस की बात कर रहे हैं, रेमडेसिविर तो बहुत महंगा था, अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको, पर प्राइस जीरो हो सकती है। जैसे कहीं बाढ़ आती है, बहुत पानी एक साथ बरस गया है, हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट डाले जाते हैं, तो वहाँ पर फूड पैकेट को लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, देखा होगा आपने। कहीं भूकंप अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पर उस अर्थक्वेक से जो हानि होती है, जो लॉस होता है सोसाइटी को, समाज में, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर हेल्प करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है, कोई मदद करने के लिए जा रहा है, तो फूड आइटम बहुत कम होते हैं, उनको लेने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर फूड आइटम हो जाएंगे स्कैर्स। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड वहाँ पर ज़्यादा है, उनकी सप्लाई कम है। चाहे प्राइस जीरो है, वो फ्री में दे रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर स्कैरसिटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज और मीन्स। अभी हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, और आपको समझ में आ गया, एक तो रिसोर्सेज स्कैर्स है मतलब कम है, वही आपको देख रहे हैं यहाँ पर स्कैरसिटी। दूसरा, उनके अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक से ज़्यादा उनके यूज हैं। ये देखा ना अभी तक हमने, जो भी रिसोर्सेज है, मीन्स है, एक तो कम है, दूसरा उनके अल्टरनेटिव यूजेस मतलब उनके यूज हम कई अलग अलग पार्ट पे कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव यूजेस में, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस लाइक लैंड मे बी यूज टू ग्रो व्हीट और मे बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब जमीन जो, चाहे तो हम फार्मिंग करें या फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करें, दोनों उसके यूज़ हैं। अब हमारे सामने समस्या आती है कि हम उस लिमिटेड लैंड को, मतलब जो लिमिटेड लैंड एरिया है, उसमें से कितना पार्ट एग्रीकल्चर के लिए रखें, कितना पार्ट कंस्ट्रक्शन के लिए रखें। अगर एक ही प्लॉट है तो उस पर हम एग्रीकल्चर करें या फिर कंस्ट्रक्शन करें, ये हमें यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है। तो कुल मिला के रिसोर्सेज जो होते हैं, हमेशा कहीं पे भी देख लें, एक तो स्कैर्स होते हैं, कम होते हैं, दूसरा उनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आई थिंक नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो बोर हो जाओगे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन जनरली एग्जाम पूछते हैं, व्हाई डज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज? चुनाव की समस्या क्यों पैदा होती है? अभी मैंने आपको बताया, एक तो रिसोर्सेज क्या हैं, स्कैर्स, दूसरा उन रिसोर्सेज के क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसलिए तो हमें चॉइस करनी पड़ती है। याद आया 100 रुपये वाला एग्जाम्पल? तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ है, हमने यहाँ पर स्टार्टिंग की है। शायद 3 पेज भी पूरे नहीं हो पाए हैं, हाँ 3 पेज तो हो गए हैं। इन 3 पेज में हमने स्टार्टिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक क्या है, उसमें किन किन की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती हैं, क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिसोर्सेज की, व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, इनके कुछ हम बेसिक क्वेश्चंस पढ़ें। आगे आने वाले वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनके सब्जेक्ट मैटर क्या है, ठीक है, मैक्रो में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये, जिसमें हम समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे कहते हैं। अगर ये आपने बेसिक अच्छे समझ लिया तो आगे 12th की जो दोनों एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। ओके, क्लियर? तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो लाइक का बटन होता है नीचे, लाइक जरूर करिए, ठीक है, पता चले। नहीं अच्छा लगा है डिसलाइक करिए। और जिन जिन ने वीडियो पूरा देखा है, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डाला, ताकि मुझे पता चले किन किन बच्चों ने बहुत सीरियसली इसे अच्छे से देखा है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।